क्योंकि आप ये देखिए कि जिस कौम के पास शासक हो या ना हो, शासक वर्ग होगा तो उसका सम्मान अपने आप ये देश करेगा। ऐसी कई कौमों की यहां इस प्रदेश में मिसाल है। अपने राजनीतिक कैरियर में शासक के साथ साथ शासक वर्ग बनाने पर भी जोर देता तो उस बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं थी जो रोक सकती थी। और इसका ठीक उलट उदाहरण है अल्प जनसंख्या वाला समाज, जिसको हम जाट समाज बोलते हैं। बिना लोकसभा के किसी भी सदन का सदस्य होने के बिना भी इस देश का प्रधानमंत्री बना है और उसकी वैल्यू समान रूप से है। उसी के आधार पर ही शासक वर्ग तैयार होता है। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत दी है भारत। लग रहा लोग सभी का मन बोझिल सा हो रहा है, इसलिए जय भीम की आवाज नहीं आई, क्योंकि काफी वक्ताओं को आपने सुना है और काफी कुछ आपके मस्तिष्क में पहुंचा है, इसलिए बोझिल सा लग रहा नहीं। फिर भी आप जो है मेरा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। जय भीम, जय संविधान। तथागत करुणा के सागर, तथागत बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महामना ज्योतिबा फूले, संत कबीर, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मंच, सम्मानित मंच पर विराजमान बुद्धिजीवी और आज इस संविधान दिवस समारोह में उपस्थित सभी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, पुरुष, महिलाएं, बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ये संविधान दिवस समारोह के रूप में इंसाफ और भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के द्वारा संयुक्त रूप से 4 विषयों को विमर्श के लिए आज ये आयोजन किया गया है। और मैं देख रहा हूं कुल मिला के हॉल और थोड़ा बाहर भी हो तो इसमें लगभग 150 के आसपास की गैदरिंग उपस्थित है। और इंसाफ ने और भारतीय लोकतांत्रिक महासंघ ने, दोनों ने ये प्रयास किया। ये उम्मीद थी कि हॉल खचाखच भरेगा और पीछे कुर्सियां भी शायद लगानी पड़े। इससे लगता है कि हमारा अभी भी बहुजन समाज भारतीय संविधान के प्रति कितना जागरूक है। ये 4 विषय आप देख रहे हैं जो इस पर लिखे हैं, और इसके अलावा हमारे और अन्य वक्ताओं ने और कई सामाजिक समस्याओं पर भी आपका ध्यान दिया है। शिक्षा से संबंधित दिया है, धन धरती संपत्ति से दिया है। देखिए, मैं जान रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से भी सिर्फ हम समस्याओं पर चर्चा विमर्श करते हैं, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि अब इन समस्याओं से निपटे कैसे, उस ओर विमर्श होना चाहिए। भारतीय संविधान जो है हमें क्या देता है? भारतीय संविधान सबसे पहले तो भारत में रहने वाले हर उस शख्स को नागरिक होने का बोध कराता है। ये संविधान की सबसे बड़ी देन है। दूसरा, संविधान और क्या देता है कि भारत के जो नागरिक हैं
उनको गरिमा में जीवन जीने के लिए आपको नागरिक अधिकार दिए हैं। गरिमा में जीवन जीना और एक आम जीवन जीने में बहुत अंतर है। बाबा साहब ने कहा है कि मनुष्य जन्म लेगा और जिएगा और अंत में मर जाएगा, लेकिन यदि इस देश में मनुष्य का मूल्यांकन मनुष्य के रूप में हो और उसको सम्मान उसके कृतित्व के आधार पर मिले, उसे ही गरिमामय जीवन बताया जाता। तो ये हमारे भारतीय संविधान की खास विशेषता है कि वो हर इस देश के नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। और तीसरी बात क्या देता है कि वो एक नागरिक अपने को देश प्रेमी साबित करने के लिए उन संवैधानिक प्रदत्त सभी कर्तव्यों का निर्वहन करे, जिससे वो इस देश का एक प्रबुद्ध नागरिक कहलावे, देश प्रेमी कहलावे। अब उनकी भाषा में बोलूं तो देशभक्त कहलावे। तो ये तीन चीजें इस संविधान की खास बात है और विशेष बात है। बाबा साहब ने भारत देश के नागरिकों और विशेषकर बहुजनों की समस्या के निराकरण का सिर्फ एक ही उपाय बताया था, वह है कि जब तक इस देश का बहुजन समाज शासक वर्ग नहीं बनेगा, जब तक इनकी समस्या कोई दूसरा निस्तारण नहीं कर पाएगा। अब आप खुद बताइए कि आप लोग क्या इस देश के शासक वर्ग बनना चाहते हैं क्या नहीं चाहते? अभी हमारे साथी कह रहे चाहते हैं, लेकिन 1000 वर्ष तक नहीं बन पाएंगे। सर अभी मैं इसमें थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दूं कि लोग शासक और शासक वर्ग में थोड़ा सा जो मूलभूत अंतर है उसको गौण कर कर देखते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस कौम के पास शासक हो या ना हो, शासक वर्ग होगा, तो उसका सम्मान अपने आप ये देश करेगा। ऐसी कई कौमों की यहां इस प्रदेश में मिसाल है। एमएससी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, 42 साल की राजनीति में 39 साल अनवरत विधानसभा लोकसभा सदस्य और भारत सरकार के केंद्रीय जितने भी पोर्टफोलियो हैं प्रधानमंत्री को छोड़ के लगभग सब पर विराजमान, और आज से लगभग मेरे ख्याल से 30 साल पहले, 25-30 साल पहले की बात रहेगी, जिनकी 300 करोड़ की संपत्ति का आकलन। उस व्यक्ति को एक ऐसा अवसर प्रदान मिला, ऐसा अवसर आया कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबी रखता था, लेकिन इस देश ने उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और उसका कारण ही ये था कि वो शख्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बाबू जगजीवन राम जी की, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में शासक बनने का प्रयास किया है, शासक वर्ग डेवलप नहीं किया। यदि बाबू जगजीवन राम जी भी या अन्य कोई भी अपने राजनीतिक कैरियर में
शासक के साथ साथ शासक वर्ग बनाने पर भी जोर देता, तो उस बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं थी जो रोक सकती थी। और इसका ठीक उलट उदाहरण है अल्प जनसंख्या वाला समाज, जिसको हम जाट समाज बोलते हैं। बिना लोकसभा के किसी भी सदन का सदस्य होने के बिना भी इस देश का प्रधानमंत्री बना। ये उनकी शासक वर्ग की पावर थी, रूलिंग क्लास की पावर थी। ऐसे कई सेट उदाहरण हो सकते हैं। आप हमारा जो समाज के बीच का जो हमारा अल्पसंख्यक शिक्षित में है, उसके पास क्या है? उसके पास भी शासक वर्ग है, उनका प्रधानमंत्री हो या ना हो, लेकिन उनकी बात को कोई भी सरकार, कोई भी शासक हो, मानने के लिए बाध्य रहेगा। सिर्फ हमारी जो SC ST OBC का जो माइनॉरिटी का जो है, हमारे अंदर अभी वो रूलिंग क्लास डेवलप नहीं हो पाई। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि शासक वर्ग जब तक नहीं बनेंगे हम लोग, तब तक हमारी समस्याएं ऐसे ही दिखती रहेंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। भाई साहब ने कहा, मैंने कहा कि 1000 साल लगेंगे। जी जी जी, नहीं, मैं आपकी कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। अब ये बताइए, शासक वर्ग बनने के लिए क्या अहम और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि संविधान के अंदर शासक वर्ग बनने के लिए सबसे बड़ी ताकत आपको दी है 1 वोट 1 वैल्यू। 1 वोट 1 वैल्यू, और वो भी किसी बिना भेदभाव के, किसी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मताधिकार है और उसकी वैल्यू समान रूप से है। उसी के आधार पर ही शासक वर्ग तैयार होता है। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत दी है भारत के संविधान ने शासक वर्ग बनने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था। कि यदि हमारे उस मत के अधिकार के प्रयोग से बनी हुई सरकार अपने देश के नागरिकों, विशेषकर बहुजनों को गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान ना करे, तो हम लोग एक शासक वर्ग के रूप में ताकत बनकर उस सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। लेकिन विडंबना, अभी हमारे एडवोकेट के मोहन राव साहब ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर काफी अच्छी चर्चा की, बताया, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक बात उनकी थोड़ा क्लियर नहीं है, हो सकता कभी बैठ के उनसे बात करूं, कि उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर अमेंडमेंट के रूप में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए हैं, जबकि धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें नहीं है अमेंडमेंट में, वो पंथ निरपेक्ष है। ये जब से जोड़े हैं, उन दोनों शब्दों को, दोनों व्यवस्थाओं को, समाजवाद को और पंथ निरपेक्ष को, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने लाके खड़ा कर दिया अपने वक्तव्य में। अब मुझे पता नहीं, आपकी रिसर्च हो सकती है, मैं आपसे कभी रूबरू होऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही वो दोनों शब्द हैं, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए ही वो दोनों शब्द हैं। ये मेरा अपना मानना, एनालिसिस है। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरी सबसे बड़ी पावर भारतीय संविधान ने दी है लोकतांत्रिक व्यवस्था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही है कि अपने मताधिकार के ताकत का इस्तेमाल करके ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंक सकते हैं। लेकिन आज विडंबना ये हो रही है कि पिछले 11 साल से आप देख रहे हैं, 2014 से, कि वो जो हमारा मताधिकार था वो ईवीएम के माध्यम से
बिल्कुल छीन लिया गया। और जब मताधिकार का प्रयोग ही छीन लिया गया तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो अपने आप ही ढह गई। इन्हीं सब कारणों से हमारे जो मुख्य अतिथि एडवोकेट महमूद प्राचा जी पहले ही बात में कह के गए हैं कि अब हमें ऐसी संगोष्ठियों से कुछ होने वाला नहीं है, हमको सड़कों पर आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब मैं अभी पहले की बात है कि मैंने कहा था शासक वर्ग कौन बनना चाहता है। अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सड़क पर संघर्ष करने के उतरने के लिए कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग आ सकते हैं। ये तो धीमे धीमे उठा, धीमे धीमे एक दूसरे को देख के उठ रहा है। शासक वर्ग के लिए तो फट से उठा था, लेकिन इसके लिए धीमे, चलो उठा सही। देखिए, मैं इंसाफ के बैनर तले कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं उसमें हमेशा यही बात करता हूं, जब तक आप इस संघर्ष के भूमिका में अपना घर बार नहीं त्यागेंगे, परिवार नहीं त्यागेंगे, तो परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल सकता। मैं देख रहा हूं सर्विस क्लास वाला आदमी वो सर्विस और परिवार की जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल रहा है, और सेवानिवृत्त जितने हो गए, ज्यादातर इसमें सेवानिवृत्त दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि उन्हें सुबह को दूध लाना पड़ता है, दोपहर को पोते को स्कूल से लाना पड़ता है। मतलब अभी ऐसी कई चीजें मैं खुद भी रिटायर हूं, मैं खुद सेवानिवृत्त हूं, मुझे भी अब 2.5 साल हो गया है। तो अब कब मिलेगा फिर घर छोड़ने का टाइम, जब निर्माण हो जाए, ऊपर चले जाए, जब मिलेगा, वो तो तब मिल ही जाएगा। मैं आह्वान करता हूं जितने सेवानिवृत्त लोग हैं कि संघर्ष के लिए तैयार रहिए, जैसा कि अभी प्राचा जी भी बता गए हैं, तैयार रहिए आप सब लोग। और ये अब जिसे मोह माया कहते हैं ना, यही है मोह माया, यदि आप पड़े रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। और इतिहास गवाह है पूरी दुनिया का, बिना त्याग बलिदान के किसी को कुछ नहीं मिला, बिना घर छोड़े किसी को कुछ नहीं मिला। बाबा साहब ने पूरे जीवन भर अपना घर त्यागा, तब बहुत कुछ मिला। तथागत बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, तब इतना बड़ा क्रांतिकारी जो है आंदोलन कर पाए। किसी भी महापुरुष को आप देखें, ज्योतिबा फूले घर छोड़ा, तब जाके इतना बड़ा सामाजिक क्रांति किया। तो यदि आप चाहते हैं ऐसी सामाजिक क्रांति हो, तो आप सब लोग आज ही से भी अपना मन पक्का कर लें कि आने वाले समय में आपको अपना घर और त्यागना पड़ेगा, तभी आप सामाजिक क्रांति के अपने भूमिका निभा पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।